हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑन द स्क्रीन। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस चाइनीज ड्रामा द अनटेम्ड के बारे में। नॉट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी, जो कि ट्रेडिशनल चाइनीज फैंटेसी जेनर बेस्ड है। इसके IMDb रेटिंग्स है 9/10। अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करती है दो अच्छे दोस्त वे उसियन और लैन वांगजी, जो मिलकर सीरीज ऑफ मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं, जो कि देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड आप श्योरली इससे जुड़ जाओगे और आगे देखने से खुद को नहीं रोक पाओगे। सीरियसली दिस वॉज ए बेस्ट चाइनीज माइथोलॉजिकल सीरीज एंड मस्ट वॉचेबल सीरीज। और कुछ देखो ना देखो भाई, इसको जरूर ही देखना है। The storyline and the mysteries are awesome, and the acting done by every actor was just realistic and beautiful. ये सीरीज नेटफ्लिक्स एंड MX प्लेयर दोनों में अवेलेबल है, और वो भी हिंदी डब्ड के साथ। फर्स्ट इस सीन में हमें दिखाया जाता है एक युद्ध, जिसमें सब एक लोहे के टुकड़े के लिए आपस में लड़ रहे थे। बट क्यों लड़ रहे थे और वो लोहे का टुकड़ा आखिर था क्या, इसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं जाता। तब हमें दिखाया जाता है वे उसियन, जो कि पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। फिर हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कोई वे उसियन को खुद को मोसवांग सुई बता के उसका कोई बदला लेने के लिए बोल रहा था, और हमें ये भी पता चलता है कि उसके बदले के लिए ही उसने अपनी आत्मा देकर वे उसियन को बचाया था। उस समय मोकुल में कुछ हमले हो रहे थे। रक्षा के लिए उन्होंने घोसू के लेन कबीले से मदद मांगी थी, फिर भी उन पर हमला हो गया और लान सान आके सबको बचा लेता है। अगले ही दिन वे उसियन एक सफर पर निकल जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है उसके भांजे जिन लिंग, जो कि उसकी बहन जियांग ली का बेटा था, और वे की मुलाकात अपने भाई जियांग चेंग से भी होती है। उसके बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो अब भी वे से कितनी नफरत करता है, पर वे के मांस की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। और कुछ देर बाद वहाँ दफन पर्वत पर लेन कबीले वाले भी आ जाते हैं, और वहाँ सब कोई शैतान ढूंढने में लग जाते हैं। फिर अचानक त्यांग मंदिर स्थित नाचने वाली मूर्ति, जो कि जिन लिंग के सबसे भयानक शैतान पकड़ने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाग जाती है, क्योंकि वहाँ पे सबसे खतरनाक वही थी, सब पर हमला कर देती है। ये देखकर वे अपने बांसुरी की मदद से उसे लड़ने की कोशिश करता है। उसकी बांसुरी की आवाज सुन के जंगल से वेनलिंग आके मूर्ति को खत्म कर देता है। कुछ देर बाद जियांग चेंग वहाँ आके वे को कौन हो बोल के मारने लगता है। उसके चाबुक की चोट से वह बेहोश हो जाता है, और हमें 16 साल पहले की घटनाओं को दिखाया जाता है, जहां वे, उसका भाई जियांग चेंग और बहन जियांग ली शिक्षा के लिए घुसू के लेन कबीले के पास जा रहे थे। जाने में कुछ दिन बचा था, इसीलिए वहां के एक धर्मशाला में वो लोग रुक गए थे। जिन कबीले का जिन जुहान भी वहां रुका था, जिसकी शादी बचपन से ही दोनों कबीलों के कुल प्रमुख ने राजकुमारी इनली के साथ तय कर दिया था। फिर अगले दिन वो सब खुश हो जाते हैं, पर वहां पहुंच के उन्हें ये पता चलता है कि निमंत्रण पत्र उनका कहीं खो गया है, और उसके बिना उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहां पहली बार वे उसियान ने लान सान को देखा था, पर लान सान ने अंदर जाने के मामले में उनकी कोई मदद नहीं की। फिर वे को मजबूरन वापस जाना पड़ता है निमंत्रण पत्र ढूंढने। आते वक्त शराब लेके आ जाता है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और अंदर कबीले में चला जाता है। तभी लान सान की वहाँ पहली बार वे से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वहाँ शराब ले जाना मना होता है, और वे सब नियमों का उल्लंघन कर रहा था, और उसके शराब लान नीचे गिरा देता है। फिर हमें एक गरीब किसान दिखाया जाता है, जो कि एक कठपुतली बन चुका था, जिसकी आत्मा चुराई गई थी। हमको ये भी पता चलता है कि किसानों पर शैतानी हमले हो रहे हैं, जिसकी जांच लान सान के भाई सेवोजुन, जो कि लैन कबीले के कुल प्रमुख भी होता है, और उसके चाचा कर रहे थे।
वहाँ बहुत से कबीले के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे, जैसे जिन कबीला, नाई कबीला, जियांग कबीला और वेन कबीला। हमें वेन कबीले के बारे में भी दिखाया जाता है। वेन कबीले का कुल प्रमुख वेन रूहान इन लोहा की तलाश कर रहा था और 3 टुकड़े उसे मिल चुके थे और चौथा टुकड़ा लेन कबीले के आसपास ही है। उसे पता चल गया था, इसीलिए वो वेनकिंग को वहाँ तलाश के लिए भेजता है। वेनकिंग का भाई दिमागी हालत से थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए वो भी उसके साथ जाता है। अगले दिन लान के चाचा यानी गुरुजी व्याख्यान सुनाते हैं और चारों कबीले गुरुजी को कोई ना कोई भेंट देते हैं। नाई कबीले के नाई गोई सेंग के साथ मेंग्याओ आया था, जो जिन कबीले के कुल प्रमुख का नाजायज औलाद था। उसको कबीले से निकाला गया था, इसीलिए वो नाई कबीले में आके रह रहा था। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि पास के केआई शहर में कुछ जल दानवों ने आतंक मचा के रखा है और उसकी तहकीकात करने सेओजुन और लेन के साथ वे, उसका भाई चैंग और वेनिंग और वेनकिंग भी साथ चलते हैं। तालाब में तहकीकात करते वक्त जल दानवों ने उन पर अचानक हमला कर दिया और सब ने नाव को छोड़कर ऊपर उठ गए, पर एक आदमी अभी भी नीचे फंसा हुआ था और वेनिंग उसे बचाने नीचे ही रुक जाता है। वे उसियन उसे बचाने के लिए नीचे आता है। जब वो वेनिंग को देखता है तो उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वेनिंग पर आत्मा हावी हो गई थी, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। लेन के मदद से सब बच जाते हैं। यह हमले के वक्त वेनिंग ने चैंग की मदद भी की थी और जियांग चैंग वेनिंग को पसंद भी करने लगा था। केआई से उसने वेनिंग के लिए एक कंघी प्यार की निशानी के तौर पे खरीदा था। केआई शहर से आते वक्त वे को शराब दिख जाता है और आप लोगों को तो पता ही है उसे शराब कितनी पसंद है। वो चुपके से शराब कबीले में ले जाता है। रात को चुपके से जियांग चैंग, नाई गोईसेंग और वो तीनों मिलकर शराब पीते हैं। तभी लैन वांगजी वहां पहुंच के तीनों को डांटने लगता है। लैन कभी भी शराब नहीं पीता, पर वे उसे जबरदस्ती शराब पिला देता है और इसी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ये बात गुरुजी भी जान लेते हैं। अगले दिन चारों को कोड़े मारने की सजा भी मिलती है। वे को 300 कोड़े मारे गए। ये सेओजुन उसे कुछ दर्द से राहत पाने के लिए पास के झरने में जाने की सलाह देते हैं। वे वहां जाता है। वहां पहले से ही लैन बैठा हुआ था। दोनों पानी में थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों एक गुफे में जा पहुंचे। गुफे में एक देवी रहती थी, जिनसे वे और लान को इन लोह के बारे में पता चलता है। वो लेन कबीले की एक लौती औरत कुल प्रमुख लैंग ली थी, जो कि उन्हें इन लोह के बारे में बहुत कुछ बताती है। सैकड़ों साल पहले लिलिंग का दफन भूमि बहुत ही पवित्र जगह थी। उस समय सू जंग हाई एक ताकतवर नेता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसने शक्ति की लालच में इन लोहे की मदद ली और उसमें अपनी नफरत को पनाह दे दी। ताकत की लालच में लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी और खून की नदियां बहा दी। इसीलिए पांचों कबीले ने मिलकर सुजोंग को मार डालते हैं और लोहा किसी बुरे के हाथ में ना आ जाए, इसीलिए उसके कई टुकड़े करके अलग अलग छुपा देते हैं। लैंग ली एक औरत होकर कुल प्रमुख थी, इसीलिए लोगों को खुद की काबिलियत साबित करना चाहती थी और लैन कबीले को भी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने इन लोहे की मदद लेने का सोचा। उनको उनकी दोस्त बाऊ सैन ने भी रोकने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने सभी चेतावनी को नजरअंदाज कर दी। बाऊ सैन वे उसियान की गुरुमा थी। ली ने इन लोहे ढूंढ लिया, पर उसमें छुपी नफरत को वो नहीं मिटा पाई। लोहे को ढूंढने की वजह से उसका सुरक्षा कवच टूट चुका था, इसीलिए उन्हें अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करके इन लोहे को वहीं गुफा में कैद करके सबसे छुपा के रखना पड़ा और इतने सालों से वहां रहकर उनकी शक्तियां भी कम होने लगी थी। वो ये भी बताती है कि इन लोहा कुछ दशकों से हरकत में आने लगा है, क्योंकि लोहे के टुकड़े एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं,
इसका मतलब यही था कि कोई उसे एक कर रहा है। वो उन्हें ये भी बताती है कि लोहा स्वर्ग और पृथ्वी की अंश से बना है, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे एक करके इस तालाब में कैद करके रखा जा सकता है। और दोनों ली को वचन देते हैं कि वो जरूर इन लोहे को ढूंढेंगे और वहां तालाब में कैद करेंगे। ये सब जानकर वे और लैन सोएजुन और गुरुजी के पास जाते हैं, जिनको इन लोहे के बारे में पहले से ही पता था। उनके ऊपर वेन कबीले का उल्लू कई दिनों से जासूसी भी कर रहा था और उनका शक भी वेन कबीले की ओर हो जाता है। वहाँ वेन कबीले में वेन रूहान जू योंग को यू वेन भेजता है लोहे का टुकड़ा ढूंढने के लिए, और वो कोई चालाकी ना करे इसका ध्यान रखने के लिए अपने बेटे वेन चाओ को उसके पीछे भेजता है। इधर चिल्दो जिन को राजकुमारी जियांग से शादी नहीं करनी थी, ये बात वे सुन लेता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दोनों को गुरुजी सजा देते हैं और उनके पिता को घोसू बुलाते हैं। जियांग चैंग के पिता यानी जियांग कबीले के कुल प्रमुख जियांग ये सब सुनकर शादी तोड़ने का फैसला कर देते हैं, पर गुरुजी का उनको बुलाने का मकसद तो कुछ और ही था। उन्होंने उन्हें वेन कबीले से चौकन्ना रहने को कहा। फिर तीनों भाई बहनों की शिक्षा खत्म होने का वक्त भी आ चुका था, इसलिए तीनों वापस जाने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद लेकर विदाई लेते हैं। तभी लैन वांगजी वहां आकर अपने भाई सेओजुन से लोहे को ढूंढने जाने की बात करता है और लोहा ढूंढने निकल जाता है। घर जाने से पहले वे लैन वांगजी को अलविदा कहने के लिए ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि लोहे की तलाश में वो निकल चुका है और शिकार पर जाने की खत छोड़कर वो भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों एक साथ फिर लोहे की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वांगजी का इन लोहा हरकत करता है और दोनों इसे देखकर पास में ढूंढने निकल जाते हैं। एक गांव पहुंच के पता लगता है कि वहां की एक रानी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है। वहां गोई सेंग भी उन्हें मिल जाता है और उनके सफर में जुड़ जाता है। तीनों मिल के उस रानी के घर जाते हैं, पर पहले से ही वेन चाओ वहां पर आके इन लोहा लेकर जा चुका था। उनको ये भी पता चलता है कि रानी को किसी ने मारकर उसकी जगह किसी और ने इन लोहा के बारे में पता करने के लिए लोगों को दावत में बुलाया था। जियांग चैंग भी अपने भाई को ढूंढने के लिए चुपके से अपने घर से भाग जाता है और रास्ते में उसे वेन किंग वे को दफन पर्वत पर बचाने के लिए आगाह कर देती है। शाम भी होने लगा था, इसीलिए रात को ठहरने के लिए वो कोई जगह की तलाश करते हैं और रास्ते में उनको एक बूढ़ी औरत मिलती है। वो उन्हें नाचने वाली मूर्ति की गुफा में ले जाती है और चली जाती है। रात को अचानक उन पर आत्मा चुराई गई कठपुतली वाले लोग हमला कर देते हैं, पर वेन किंग बांसुरी बजा के उन लोगों को वापस बुला लेती है और उन्हें बचा लेती है। वहाँ जियांग चैंग भी आ चुका था। फिर सब मिल के वेन किंग के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इन लोगों को वो उल्लू कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए लान और वी जंगल में जाकर उसे मार देते हैं और सारे लोग ठीक हो जाते हैं। वेन किंग सबको बताती है कि वो लोग वहाँ सदियों से रह रहे हैं, पर कई साल पहले किसी ने उस मूर्ति को जागरूक कर दिया और वो मूर्ति आत्मा चुराती है। उस घटना के वक्त वेनिंग की आधी आत्मा उस मूर्ति ने सोख ली थी, इसीलिए वेनिंग वैसे हो गया था और उन्हें बचाते बचाते उनके परिवार के लोग भी मारे गए। उस मंदिर में वो मूर्ति सिर्फ लान के ऊपर ही हमला कर रही थी, क्योंकि उसके पास इन लोहे का एक टुकड़ा था, जिसका मतलब यही था कि 20 साल पहले वेन रूहान ने ही मूर्ति के दिल में लगा हुआ इन लोहा चुराया था और इसीलिए मूर्ति आत्मा चुराती है। वे वेनिंग को उनके साथ शामिल होने का कहता है, पर वो चली जाती है। फिर वो सब युवेन शहर में जाते हैं। फिर उन्हें चांद कबीले के बारे में पता चलता है। चांद कबीले के 12 लोग एक साथ मारे गए थे। ये सुनकर उनके घर पे जियांग चैंग वे और लैन देखने जाते हैं आखिर वहाँ हुआ क्या था। वहाँ पहले से ही जो योंग चुपके बैठा था। तीनों के जाते ही उन पर हमला कर देता है। साओ जिंग चैन
और सैंग ली की मदद से वो लोग जू योंग को पकड़ लेते हैं, पर कहीं भी इन लोहे का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जू योंग को नाई कबीले में सजा और पूछताछ के लिए लिया जाता है, पर वहाँ बेन कबीले जू योंग को छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। नाई कबीले के कुल प्रमुख नी ने लड़ते लड़ते मिनग्याओ को उनके सेनापति को मारते हुए देख लेते हैं। लड़ाई के बाद इसके लिए नी उसको नाई कबीले से बाहर निकाल देते हैं। उसने कितनी बार कहा कि ये सब जरूरी था, सेनापति भी मिला हुआ था बेन कबीले वालों के साथ, पर नी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसके बाद वे और जियांग चैन घर वापस आ जाते हैं। वेन कबीले ने सारे कबीलों को अपने अपने कुल प्रमुख के वारिस को किसान शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का आदेश दिया, और अगर ये बात किसी ने नहीं मानी तो उन पर हमला करने का भी धमकी देने लगा। वेन रूहान वेनकिंग को वे और उसके साथियों से दूर रहने की चेतावनी भी देता है। इन लोहे के लिए वेन चाओ के आदमी लैन कबीले पर हमला कर देते हैं, और इससे देखकर गुरुजी सेओजेउन को उनकी धार्मिक किताबें लेकर चले जाने के आदेश देते हैं और खुद वेन के लोगों के साथ युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते वो और उनके कुछ लोग ली की रहने वाली गुफा में छुप जाते हैं। लैन कबीले की ताबीज के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता, इसीलिए वेन के आदमी लैन के लोगों को मारने लगते हैं ताकि लान और गुरुजी को मजबूर करके बाहर ला सके, और लेन लोगों की जान बचाने के लिए मजबूरन बाहर आता है। उसको जख्मी करके वो इन लोहा ले जाते हैं। कुछ दिन बाद सभी कबीलों के वारिस किसान जाते हैं, वहाँ उनकी तलवार छीन ली जाती है और अगले दिन वेन कबीले के नियम और इतिहास याद करके सुनाने के लिए कहा जाता है। वे उनको लेन कबीले का नियम सुना देता है। ये सुन के वेन चाओ को गुस्सा आता है और वो सबको सजा देता है। सजे के वक्त वे लेन से बात करने की कोशिश करता है। ये देखकर वेन चाओ वे को काल कोठरी में एक बड़े से खूंखार कुत्ते के साथ बंद कर देता है। वे को कुत्ते के वजह से बहुत ही चोट भी आती है। वहाँ वेनिंग वे के लिए दवाई ले जाता है। अगले दिन व्याख्यान के वक्त वेन चाओ को एक सिपाही मोक्ष पर्वत के बारे में बताता है। वो कहता है कि वहाँ कोई शैतानी हमला हो रहा है। ये सुनकर वेन चाओ सबको लेकर शैतान ढूंढने मोक्ष पर्वत पर जाता है। वेन चाओ के साथ एक लड़की थी जो कि वेन चाओ की पहली बीवी की दासी थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसको अपने साथ रख लेता है और वही सबको शैतान वाली गुफा खोजने का आदेश देती है। वे जादू की मदद से गुफा खोज लेता है। सब गुफे के अंदर जाते हैं। धीरे धीरे सब बहुत अंदर एक तालाब के पास पहुंचते हैं। वेन चाओ राक्षस को लालच दे के निकालने के लिए किसी को मारने का सोचता है। ये देखकर जीन जुहान विरोध करता है और सब उसका साथ भी देते हैं और सबके बीच लड़ाई होती है। तभी वे वेन को पकड़ के एक पत्थर पर खड़ा हो जाता है और उसको मारने की धमकी देता है। वेन के चिल्लाने से वो पत्थर हिलने लगता है और वो पत्थर इस राक्षस की पीठ थी। राक्षस का सर डायनासोर के जैसा था और उसकी पीठ की सील कछुए के जैसी, और वो राक्षस सब पर हमला कर देता है। इसी बहाने वेन चाओ खुद को वे से बचा लेता है। वेन चाओ को जिन की बहन भी थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। ये देखकर वहाँ वो दासी जिन की बहन का चेहरा जलाने की कोशिश करती है, पर वे बीच में आके उसे तो बचा लेता है पर खुद को जख्मी कर लेता है। वेन चाओ और उसके लोग गुफा से बाहर आ जाते हैं। जिस रस्सी से वो नीचे गए थे उसे काट देते हैं और गुफा के रास्ते को पत्थर से ढक देते हैं ताकि कोई बाहर ना आ सके, और बाकी सब नीचे फंस जाते हैं। यहीं पे एक पार्ट खत्म होता है। बाकी के पार्ट्स देखने के लिए जरूर मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। और हाँ, किस किस को ये ड्रामा पसंद है कमेंट्स में बताना ना भूलें।